नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और कल आप लोगों को प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो मिला था जिसमें हम लोग डीआई की बात कर रहे थे। और डीआई में हमने आप लोगों को कराया था पाई चार्ट, और उसमें मैंने प्रश्न दिया था। अंतिम में 5 प्रश्न मैंने और पीडीएफ भी भेज दिया था आप लोगों को जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं। तो उसमें से ज़्यादातर लोगों के उत्तर नहीं आए हैं, बाकी कुछ लोगों ने उत्तर लिख के और इसका सॉल्व करके भेजा है। तो आप लोग ऐसा ना करें, प्रथम प्रश्न पत्र पर भी ध्यान दें। और इसके अलावा जो हमारे नए मेंबर्स हैं और पुराने मेंबर्स हैं उन सबसे मेरा यही कहना है कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, और जो चीज़ें आपको याद हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं उन्हें आप वीडियो में ज़रूर लिखते चलें। जैसे ब्रजेंद्र हैं इलाहाबाद से, राजन मिश्रा हैं, वंदना है, तनु, रीना, ये जितने भी लोग हैं, आकांक्षा, मुलायम, अभी मुलायम का भी एडमिशन हुआ है जल्दी में ही, मोनिका हैं, प्रतीक हैं, लौकुश हैं, प्रशांत, अनमोल, विनोद, सुमन, तो दीपिका, ये सारे लोग से मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें, तभी आप वीडियो को देखें, ताकि जो नई चीज़ें हैं उन्हें आप लिखते चलें। जैसे अभी रजनी सिंह हैं, शायद उनको भी नहीं पता होगा, कॉपी पेन रजनी लेकर बैठिए ताकि चीज़ों को लिखती चलिए, और जब आप लिखते हुए चलेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मानस का हंस उपन्यास, अमृतलाल नागर की रचना। जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो जान लें, हम लोग जिस भी रचना की बात करते हैं उस रचनाकार के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जो रचना है पाठ्यक्रम में। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं अमृतलाल नागर जी की। नागर जी का जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी आगरा में हुआ था। इन्होंने चकल्लस का संपादन किया। अब यहाँ पर आपको चकल्लस के बारे में थोड़ा बता दें, इसीलिए मैंने कहा था कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। चकल्लस का संपादन 1937 में, चकल्लस का संपादन 1937 ईस्वी में नागर जी ने किया, और यह हास्य व्यंग पत्रिका थी। किस प्रकार की पत्रिका थी? तो यह हास्य व्यंग पत्रिका थी। एक बार चकल्लस का जब 8वां अंक प्रकाशित हुआ तो उसको देखकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, टिप्पणी की थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्या टिप्पणी की थी? आप या तो अच्छे से सुन लें, या तो अगर आपके पास कॉपी पेन है लिए बैठे हैं तो ज़रूर लिख लें। चकल्लस का 8वां अंक देखकर मेरा मुर्दा दिल भी जिंदा सा हो उठा। चकल्लस का 8वां अंक देखकर मेरा मुर्दा दिल भी जिंदा हो उठा। इस अंक में हास्य रस प्रधान कितने ही लेख बड़े मौके के हैं, कविताएं भी उसी रस से सराबोर हैं। तो चकल्लस के बारे में यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, क्योंकि शायद प्रतीक ने पूछा था कि सर जो आप कथन कराते हैं प्रश्नोत्तरी में वो कथन कहाँ मिलेंगे। तो ऐसे ही हर वीडियो में 2-4 कथन मैं कराता रहता हूँ, तो यही सब इकट्ठा होकर इसका प्रश्नोत्तरी के रूप में भी देते हैं आपको। तो चीज़ों को आप लिखते चलिए या ध्यान से सुनते चलिए। चकल्लस के अलावा नागर जी ने 1945 ईस्वी में नया साहित्य का प्रकाशन किया, और 1953 ईस्वी में इन्होंने मासिक पत्र संवाद का भी प्रकाशन किया। साथ ही साथ प्रकाशन नहीं किया, संवाद का इन्होंने संपादन किया। इससे पहले अगर देखें तो एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती थी सुनीति नाम से, उसका भी संपादन 1934 ईस्वी में नागर जी ने किया था। तो ये नागर जी के बारे में है, कुछ पत्र पत्रिकाओं के बारे में पूछ लिया था, तो इसे आप ध्यान रखें। नागर जी चकल्लस, नया साहित्य, संवाद और सुनीति का संपादन किया। प्रारंभ में नागर जी मेघराज इंद्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रारंभ में नागर जी किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो यह भी प्रश्न आपके लिए हो सकता है। मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखते थे। बात कविता की आ रही है तो यहाँ पर एक चीज़ अब मैं आपको और बता दूँ। महादेवी वर्मा ने
महादेवी वर्मा भी इनसे प्रभावित थी और महादेवी वर्मा ने एक कविता भी लिखी है जिसकी अंतिम पंक्तियाँ नागर जी के ऊपर हैं। और वो अंतिम पंक्ति कौन सी है? हो सकता है कि कभी पंक्ति पूछ ली जाए कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो उन्होंने, महादेवी वर्मा ने क्या पंक्ति लिखी है, आप लिख लें अपने कॉपी में कि जैसा काम तुम्हारा वैसे ही तुम अमृत लाल हो। महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं कि जैसा काम तुम्हारा वैसे ही तुम अमृत लाल हो। जैसा काम तुम्हारा वैसे ही तुम अमृत लाल हो। तो यहाँ बात कविता की हो रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि महादेवी वर्मा ने ये एक कविता लिखी है जिसमें की अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। नागर जी की अगर बात करें तो ये जो व्यंग्यपूर्ण स्केच व निबंध लिखते थे वह तस्लीम लखनवी नाम से लिखते थे। तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्यपूर्ण स्केच व निबंध लिखते थे अमृतलाल नागर जी। और इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, जो उपन्यास लिखा है, इन्होंने वो अमृतलाल नागर नाम से ही लिखा है। अमृतलाल नागर पर सबसे अधिक प्रभाव मुंशी प्रेमचंद और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का था। अपनी आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान, अब यहाँ पर यह भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है? तो अमृतलाल नागर का है। तो अमृतलाल नागर जी ने अपनी आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान में कहा है कि शरद बाबू हिंदी मज़े की बोल लेते थे। उन्होंने मुझे एक सीख दी थी कि जो लिखना अपने अनुभव से लिखना। अब ये भी कथन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रतीक लिख लेना कि शरद बाबू हिंदी मज़े की बोल लेते थे। उन्होंने मुझे एक सीख दी थी, जो लिखना अपने अनुभव से लिखना। यह कथन किसका है? तो यहाँ भी इस तरीके के कथन पूछे जा सकते हैं, जो कि अमृतलाल नागर जी का है। 15 वर्ष की अवस्था में अमृतलाल नागर जी की पहली कहानी प्रायश्चित स्थानीय पत्रिका आनंद में प्रकाशित हुई। अब यहाँ पर भी प्रश्न बनने की संभावना इस तरीके से बन रही है कि अमृतलाल नागर की पहली कहानी कौन सी थी? तो प्रायश्चित। या अमृतलाल नागर की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आनंद में। और 1935 ईस्वी में नागर जी का प्रथम कहानी संग्रह वाटिका प्रकाशित हुआ। अमृतलाल नागर जी पर स्वतंत्रता आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। 1928 में आपको पता है, इतिहास में थोड़ा सा चलें तो 1928 में क्या होता? साइमन कमीशन आया था भारत, जिसका बहिष्कार किया गया था। लाला लाजपत राय पर लाठियां पड़ी थी। और जब इसका भारत में बहिष्कार किया गया तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक बहुत बड़ी ये घटना है 1928 के साइमन कमीशन का आना और साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया जाना। उस समय नागर जी की अवस्था मात्र 13 वर्ष की थी और 13 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन इस घटना का उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और बाद में जब वो याद करते हैं तो उनकी लेखनी रुक नहीं पाती है और इस पर उन्होंने लिखा है, एक पंक्ति उन्होंने लिखा कि कब लोग कहाँ लाठी खाया करें। आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, कब लोग कहाँ लाठी खाया करें, कब लोग कहाँ जेल भरा करिए। तो इस तरीके से आप ये पंक्तियाँ लिख सकते हैं कि कब लोग कहाँ लाठी खाया करें, कब लोग कहाँ जेल भरा करिए। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो अमृतलाल नागर जी की है। नागर जी के उपन्यास की अब रचनाओं की अगर बात करें तो उपन्यास आप देख रहे हैं, ये नागर जी के कुछ उपन्यास हैं। नागर जी का पहला उपन्यास महाकाल है, जो कि 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बाद में 1970 ईस्वी में यह महाकाल उपन्यास भूख शीर्षक से प्रकाशित हुआ।
तो यह भी आपके लिए हो सकता है कि नागर जी का कौन सा उपन्यास भूख नाम से भी प्रकाशित हुआ था। तो महाकाल, ये जो महाकाल उपन्यास है, इसमें बंगाल का एक छोटा सा गांव मोहनपुर कथा वस्तु का केंद्र है। तो आप लिख सकते हैं कि महाकाल उपन्यास के कथा वस्तु का केंद्र मोहनपुर गांव है, बंगाल का मोहनपुर गांव है। और इसके अलावा इनके उपन्यास बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, तो ये कुछ उपन्यास हैं नागर जी के। अब इनके उपन्यासों को सामाजिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और जीवनी परक उपन्यास में इसे बांटा जा सकता है। यहीं पर एक और लिख लीजिए, जीवनी परक की बात आई तो याद आ रहा है खंजन नयन, आप लिख लें खंजन नयन। तो यहाँ पर खंजन नयन और मानस का हंस, खंजन नयन और मानस का हंस, यह दोनों उपन्यास जीवनी परक उपन्यास हैं। मानस का हंस जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है, वहीं खंजन नयन सूरदास की जीवनी पर आधारित है। तो ये दोनों जीवनी परक उपन्यास हैं। अब अगर इन उपन्यासों में सामाजिक उपन्यास की बात की जाए तो इसमें महाकाल, अमृत और विष, अमृत और विष, इसके अलावा एक और लिख लीजिए नाचो बहुत गोपाल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाचो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इन्हें आप लिख लीजिएगा कि इनमें से कौन कौन से सामाजिक उपन्यास हैं। तो सबसे ऊपर जो लिखा था महाकाल, उसे कर लीजिएगा आप, सामाजिक उपन्यास में हो जाएगा महाकाल। अमृत और विष हो जाएगा। नाचो बहुत गोपाल, ये भी हो जाएगा सामाजिक उपन्यास। बिखरे तिनके सामाजिक उपन्यास। अग्निगर्भा सामाजिक उपन्यास। करवट सामाजिक उपन्यास और पीढ़ियाँ भी सामाजिक उपन्यास है। इसके अलावा अगर आंचलिक उपन्यास की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र आंचलिक उपन्यास है, जिसमें लखनऊ अंचल की बात की गई है, लखनऊ में चौक इलाके की बात की गई है। तो बूंद और समुद्र कैसा है, एक आंचलिक उपन्यास है नागर जी का। वहीं एकदा नैमिषारण्य की अगर बात करें तो यह एक पौराणिक उपन्यास है। जबकि ऐतिहासिक उपन्यासों में देखें तो शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, सात घूंघट वाला मुख, ये तीनों रचनाएं ऐतिहासिक उपन्यास हैं। डॉक्टर माधुरी दुबे ने कहा है अमृत और विष के बारे में, अमृत और विष जो इनकी रचना है अमृतलाल नागर जी की, इसके बारे में डॉक्टर माधुरी का एक कथन है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, डॉक्टर माधुरी का कथन है अमृत और विष उपन्यास के लिए। अमृत और विष के लिए इन्होंने कहा है कि अमृत और विष समकालीन युग का इनसाइक्लोपीडिया है। अमृत और विष समकालीन युग का इनसाइक्लोपीडिया है। हो गया। अब आइए अमृतलाल नागर के कुछ उपन्यासों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं डिटेल चलेंगे क्योंकि उपन्यास की संख्या ज़्यादा है। नाचो बहुत गोपाल की अगर बात की जाए, अमृतलाल नागर जी की रचना नाचो बहुत गोपाल की अगर बात की जाए तो इसमें मेहतर जाति की युग युगीन रिश्ती पीड़ा का अनूठा ये दस्तावेज है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमृतलाल नागर की के किस उपन्यास में मेहतर जाति
कि युग युगीन रिश्ते पीड़ा का अनूठा दस्तावेज कहा गया है या पीड़ा का चित्रण किया गया है? तो आपका उत्तर होगा नाचियो बहुत गोपाल। इसके जो प्रमुख पात्र है निर्गुनिया, ये भी कई बार पूछा गया है। तो नाचियो बहुत गोपाल की प्रमुख पात्र निर्गुनिया है। नागर जी ने निर्गुनिया के माध्यम से कुछ कथन भी कहा है। नागर जी ने इसमें नारी के जीवन संघर्ष को सूक्ष्मता और गहराई से चित्रित किया है। निर्गुनिया के शब्दों में नागर जी ने उपन्यास में ये लिखा है कि औरत से बढ़कर कोई भी ज़्यादा गुलाम नहीं होता। ध्यान रखना, नाचियो बहुत गोपाल बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो इसका जो कथन है निर्गुनिया का वो ज़रूर लिख लीजिए। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो उपन्यास या जो रचना आपके पाठ्यक्रम में है उस रचनाकार की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनसे भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। निर्गुनिया ने क्या कहा है लिख लीजिए, कॉपी पर उठाइए, लिख लीजिए। निर्गुनिया ने कहा कि औरत से बढ़कर कोई भी ज़्यादा गुलाम नहीं है। औरत से बढ़कर कोई भी ज़्यादा गुलाम नहीं है। मैंने ब्राह्मण भी देखा, मेहतर भी देखा। मैंने ब्राह्मण भी देखा, मेहतर भी देखा। मर्द सब एक हैं, सांसें सब एक हैं। सब जगह औरत की एक जैसी मिट्टी पलित होती है। मर्द सब एक हैं, सांसें सब एक हैं। सब जगह औरत की एक जैसी मिट्टी पलित होती है। मैंने दलितों की समस्या को दोहरे ढंग से भोगा है। मैंने दलितों की समस्या को दोहरे ढंग से भोगा है। ये निर्गुनिया ने कहा है। निर्गुनिया का कथन है किस उपन्यास में? तो नाचियो बहुत गोपाल। अब अगर बिखरे तिनके की बात करें तो यह उपन्यास आधुनिक समाज तथा भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके प्रभाव पर आधारित है। इसमें अंग्रेजी मानसिकता की गुलामशाही के प्रतीक डॉक्टर गोयल हैं। डॉक्टर गोयल जैसे लोग खुलेआम व्यभिचार और भाई भतीजावाद फैलाए हुए हैं। वहीं बिखरे तिनके में एक दूसरी कथा चल रही है नेताओं की। नेताओं के प्रतिनिधि जो पात्र हैं वो हैं कुंवर राठौर उर्फ बबलू। वहीं बिखरे तिनके में सुहागी और सरस्वतिया जैसे निचले तबके के लोग अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इस उपन्यास का जो नायक है वो सतसई प्रसाद उर्फ बिल्लू है। बिखरे तिनके का जो नायक है वो कौन है? तो है सतसई प्रसाद उर्फ बिल्लू, जो छात्रों का नेता है। यह राजनीति की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्था का पर्दाफाश करता है। और बिल्लू का कथन है, आप लिख लीजिए बिखरे तिनके में बिल्लू का क्या कथन है, आप लिख लीजिए। जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। राजनीति का सत्य चुनाव के वोटों तक सीमित हो गया है। राजनीति का सत्य चुनाव के वोटों तक सीमित हो गया है। चोर से हाँ और शाह से भी हाँ। तुम अपना स्वार्थ पूरा करो और मैं अपना। तुम अपना स्वार्थ पूरा करो और मैं अपना। तो यह कथन किसका है? तो बिल्लू का है, जो कि छात्रों का नेता है और राजनीतिक व्यवस्था का पर्दाफाश करता है। वहीं अगर अग्निगर्भा की बात करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो हमारे नए मेंबर्स हैं, वीडियो पब्लिक हो रहा है, जो हमारे नए मेंबर्स हैं देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है। परेशान बिल्कुल भी ना हो, अंत तक देखें, ताकि एक बार अगर आप पढ़ लिए नागर जी के बारे में तो उनसे संबंधित प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से आप करिए। और अगर आपको 2-4 पॉइंट ही चाहिए तो बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डिटेल चाहिए कि एक भी प्रश्न ना छूटे तो आप मेहनत करिए, मन लगाकर अंत तक वीडियो को देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। अब अगर अग्निगर्भा की बात की जाए तो इसका मुख्य विषय है दहेज प्रथा। अग्निगर्भा उपन्यास की बात करें तो इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है दहेज प्रथा। इसके अलावा मिथ्यादान, धन अर्जन के लिए चोरी, रिश्वत आदि हथकंडे अपनाते हुए
लोग दौलतवान बन जाते हैं। और यही दौलतवान लोग जो धन के अर्जन के लिए चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिथ्यादान, ये सारी चीज़ों से, इन सारी ढोंगों को अपनाते हुए जो दौलतवान बन जाते हैं, यही व्यक्ति समाज में दहेज की प्रथा को आगे बढ़ाते हैं। नारी को आदमी की कामुक, स्वार्थी और घिनौनी इच्छाएं अग्निगर्भा बना डालती हैं, जो जीवन पर्यंत धैर्यशील वसुंधरा की तरह अपने भीतर विखंडित होने वाली ज्वालाओं को निरंतर समेटती रहती है। इस उपन्यास की जो नायिका है वो है सीता। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। सीता किस उपन्यास की पात्र है? तो अग्निगर्भा की। और इसकी शैक्षणिक प्रतिभा, सीता की शैक्षणिक प्रतिभा भी विस्मयकारी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कुछ उपन्यासों के बारे में, जैसे बूंद और समुद्र। एक चीज़ याद आ गया, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बूंद और समुद्र की जो हम लोगों ने बात की थी, बूंद और समुद्र में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बूंद किसका प्रतीक है, समुद्र किसका प्रतीक है? तो बूंद व्यष्टि का प्रतीक है और समुद्र समाष्टि का प्रतीक है। यानी बूंद व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और समुद्र समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो हो सकता है कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बूंद और समुद्र उपन्यास में समुद्र किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो समुद्र समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है और बूंद व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर जो एकता नैमिषारण्य है, नागर जी ने इसमें चंद्रगुप्त प्रथम और उनके पुत्र समुद्रगुप्त कालीन इतिहास को आधार बनाकर और पौराणिक कथाओं तथा प्रसंगों को अपने प्रौढ़ चिंतन के आधार पर आधुनिक संदर्भ प्रदान किया है। वहीं मैंने आपको अभी बताया कि जो खंजन नयन है, वो खंजन नयन किस पर आधारित है? तो सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित है। तो चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं और कौन सी रचनाएं हैं। तो इनका कहानी संग्रह देखें तो प्रथम कहानी संग्रह नागर जी का कौन सा है? तो वाटिका है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा इनके और भी रचनाएं हैं कहानी संग्रह में, जैसे अवशेष, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं, पांचवा दस्ता, एक दिल हजार दास्तां, एटम बम, पीपल की परी, कालदंड की चोरी, मेरी प्रिय कहानियाँ, पांचवा दस्ता और 7 कहानियाँ, भारत पुत्र, नौरंगी लाल, सिकंदर हार गया, एक दिल हजार अफसाने। तो ये कहानी संग्रह है नागर जी का। नागर जी के नाटक कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। युगावतार, बात की बात, चंदनवन, चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा, उतार चढ़ाव, नुक्कड़ पर, चढ़त न दूजो रंग, ये नाटक अमृतलाल नागर जी के हैं। अमृतलाल नागर जी की कुछ व्यंग रचनाएं हैं, जैसे नवाबी मसनद, सेठ बाकेलाल, कृपया दाएं चलिए, हम किराए लखनऊ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। अब इसमें जो सेठ बाके मल की बात की जा रही है, ये एक उपन्यास भी है, आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। सेठ बाकेमल जो उपन्यास है, ये आगरा की धरती पर आधारित है। आगरा का इसमें वर्णन किया गया है। जिस तरीके से बूंद और समुद्र में लखनऊ का है, ठीक उसी तरीके से सेठ बाकेमल या बाकेलाल में आगरा का वर्णन है। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा नागर जी की अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ, जैसे गदर के फूल, ये कोठे वालियाँ, जिनके साथ जिया, ये तीनों संस्मरण हैं। चैतन्य महाप्रभु, टुकड़े टुकड़े दास्तान, साहित्य और संस्कृति, ये भी नागर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नागर जी के ऐतिहासिक प्रेम के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि नागर जी को इतिहास से प्रेम है, और इतिहास में भारत के इतिहास से, भारत के इतिहास में अवधि के इतिहास से, अवधि के इतिहास में राजा बेनी माधव और हजरत महल के इतिहास से उन्हें विशेष प्रेम है। यह कथन किसका है? तो आप देख रहे हैं, अभी तक इसी वीडियो में आप देख रहे हैं कि 3-4 कथन हो चुके हैं। तो ऐसे ही कथन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप जानिए हर वीडियो में कथन कराए जाते हैं और इन पर आप लोग ध्यान रखिए। अब आइए बात कर लेते हैं मानस का हंस, सारांश बात कर लेते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है।
और फिर इसके बाद में जो मूल रचना है मानस का हंस, उसके कुछ महत्वपूर्ण कथोपकथन की भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। इतिहास और चमत्कारपूर्ण किंवदंतियों से बचते हुए नागर जी ने परंपरा और तुलसी की रचनाओं में उपलब्ध संकेतों के आधार पर तुलसी का व्यक्तित्व गढ़ने का प्रयास किया है। इसमें तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वो इतना सजीव, तर्कसंगत व सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वो पूर्णतः यथार्थ बन गया है। इस जीवन चरित्र में मोहिनी चरित्र प्रसंग विवादास्पद होते हुए भी तुलसी के चरित्र को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देता है। उपन्यास के आरंभ में तुलसी के सिद्ध व्यक्तित्व की छाप पाठक पर पड़ती है। जगत प्रसिद्ध तपस्वी के रूप में तुलसी राजापुर उस समय पहुंचते हैं जब उनकी पत्नी रत्नावली अंतिम सांसों में उनकी कामना करती रहती है। मानस के हंस उपन्यास की भूमिका की बात करें, थोड़ा सा यहाँ बीच में बात कर लेंगे। भूमिका में उन्होंने लिखा है जब बम्बई जाते हैं और वहाँ पर फिल्म निर्माता निर्देशक महेश कौल से उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में वो कौल से तुलसीदास पर एक उपन्यास लिखकर और उस पर फिल्म बनाने की बात करते हैं। तो इस पर महेश कौल ने कहा है कि पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रमाणिक जीवन कथा कहाँ है? और बात आगे बढ़ती है, दोनों लोग बात करते रहते हैं आपस में। अंत में जब वो मान जाते हैं तो नागर जी ने कहा कि मैंने कहा पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी कर लो। तो यहाँ भी आपको कथन ध्यान रखना है कि यह कथन नागर जी के किस उपन्यास की भूमिका में है। तो यह कथन भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर जी ने यह उपन्यास तुलसीदास के बचपन से प्रारंभ न करके बेनी माधो जी, राजा भगत, बकरीदी काका और कैलाशनाथ के माध्यम से तुलसी चरित्र को कहलवाया है। यह कथा उस अभागे बालक की है जिसके जन्म लेते ही मां मर गई। ज्योतिषी पिता ने क्षुब्ध होकर बालक को दासी के हाथ पार्वती नामक निर्धन वृद्धा के पास भिजवा दिया। बालक राम बोला वृद्धा के साथ घूम घूम कर भिक्षाटन करने लगा। 7 वर्ष की अवस्था में आश्रयदायिनी माँ पार्वती भी चल बसी। भटकते हुए राम बोला सूकर खेत पहुंचा, जहां नरहरि बाबा से उसकी भेंट हुई। नरहरि बाबा ने बालक के पंच संस्कार कराए, तुलसी नाम दिया और विद्या का आरंभ कराया। काशी की शेष सनातन पाठशाला में तुलसी का अध्ययन हुआ। काशी में राम के अनन्य भक्त मेघा भगत से परिचित हुए तथा मोहिनी के गायन रूप और यौवन से प्रभावित हो उसकी ओर आकृष्ट हुए। यही काम और राम के द्वंद्व ने उन्हें उलझाया। जब वो मोहिनी से प्रभावित होते हैं, उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, तभी यहीं पर काम और राम के द्वंद्व ने उन्हें उलझाया। मोहिनी को विस्मृत करने के लिए, भूलने के लिए वह मेघा भगत के साथ तीर्थ भ्रमण हेतु निकल पड़ते हैं। तुलसी को राम काम अंतर्द्वंद में जीवन के यथार्थ का बोध होता है और वह तीर्थाटन पर निकलते हैं। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की इकलौती पुत्री रत्ना से होता है। वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या रूप में रत्नावली की प्रताड़ना तुलसी को वैराग्य का संकल्प देती है। तो ये था
मानस के हंस का सारांश। अब इस मानस के हंस उपन्यास के बारे में गोपाल राय का भी कुछ कथन है। क्या कथन है? तो गोपाल राय ने कहा कि उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वो पूर्णतः यथार्थ बन गया है। तो ये कथन किसका है? गोपाल राय का है। किसके बारे में? तो मानस के हंस उपन्यास के बारे में। अब इसके बाद हम लोग आगे मूल पाठ की ओर चलते हैं। मानस का हंस जो मूल उपन्यास है उसकी ओर हम लोग चलते हैं। वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। और ध्यान रखना, आप लोगों की परीक्षा अगस्त में होगी, लेकिन अभी डेट नहीं आई है। जैसे ही डेट आती है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। और अभी से ही आप लोग लग जाइए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और जो लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि परीक्षा दिसंबर में होगी, अब इधर नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी, क्या होगा, इस ऊहापोह में वो बैठे हुए हैं, उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो आप अपना समय बर्बाद ना करें और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जहाँ पर कोई समस्या है वहाँ पर आप ज़रूर बताइए और मेहनत लगातार आप करते चलिए। अब मानस के हंस उपन्यास में पात्र कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है मैना कहारिन, साथ ही साथ श्यामों की बुआ भी है। अब अगर आपने पूरा उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि श्यामों की बुआ का नाम क्या था। कोई बताएगा? अभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन श्यामों की बुआ का नाम आगे बढ़ने से पहले आप ज़रूर वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको बताने से पहले पता था या नहीं। गंगा नाम है, श्यामों की बुआ का नाम गंगा है। बतासो हैं, रत्ना है, बाबा तुलसीदास हैं। राजा है जिसे रजिया नाम से पुकारा जाने वाला यह पात्र है, जो बाबा तुलसीदास से उम्र में एक दिन छोटा है। देखिए, ध्यान रखिएगा, पात्र से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मानस के हंस में कौन सा पात्र तुलसीदास से छोटा है, या तुलसीदास से कौन बड़ा है, या कौन एक दिन छोटा है, कौन 4 दिन बड़ा है, किसकी उम्र क्या है। बिल्कुल प्रश्न बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसलिए डिटेल में जानना ज़रूरी है। तो तुलसीदास से उम्र में एक दिन छोटा है। बाबा तुलसीदास के सूकरखेत का एक शिष्य है जिसका नाम है बेनी माधो, जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष है। बाबा तुलसीदास के काशी का एक शिष्य जिसका नाम है रामू द्विवेदी, जिसकी उम्र लगभग 31 वर्ष है। बाबा तुलसीदास से आयु में 4 दिन बड़े हैं बकरीदी कक्का। बाबा तुलसीदास के पुराने शिष्य पंडित गणपति उपाध्याय, जिनकी उम्र लगभग 68-69 वर्ष है। बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा बूढ़ा रमजानी, जिसकी उम्र लगभग 61-62 वर्ष है। गांव के कुछ लोग हैं जो इस तरीके से हैं पात्र में, जैसे मनकू हैं, ननकू हैं, शिवदीन दुबे हैं, पंडिताइन की मुँहबोली ननद हुलसिया भी है, और इसके अलावा पंडाइन, पंडित आत्माराम, भैरव सिंह। तो ये कुछ पात्र हैं मानस के हंस उपन्यास में। अब मूल पाठ के अंश की ओर चलते हैं। बाबा तुलसीदास अपने शिष्यों के साथ राजापुर के लिए निकलते हैं। बरसात प्रारंभ हो जाती है, मंदिर में रास्ते में ही रुके होते हैं। जब बरसात कम होती है फिर राजापुर की ओर कूच करते हैं। इधर राजापुर में बाबा तुलसीदास की पत्नी, जिसका नाम रत्ना है, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है, और यहीं पर कहानी आगे बढ़ती है। उपन्यास में कहानी चल रही होती है, आगे बढ़ती है, और वहाँ पर मोहल्ले की बहुत सारी औरतें, पड़ोस की औरतें भी आ जाती हैं, पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, और कहा जा रहा है कि कोई रत्ना मैया कह रहा है, कोई रत्ना दीदी कह रहा है
कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं, और तब तक गांव वालों को पता चलता है कि बाबा तुलसीदास अपने शिष्यों के साथ गांव आ रहे हैं। और यह खबर कौन देता है, आइए आगे देखते हैं। अचानक बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा बूढ़ा रमजानी दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। जब 61-62 वर्ष का कोई बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है तो जाहिर सी बात है, लोग सोचेंगे कोई आश्चर्यचकित बात है, कोई आश्चर्यकारी घटना है। और बूढ़ा रमजानी दौड़ता उसका दौड़ना आश्चर्यकारी था। दूर से ही बोला, ककुआ ककुआ होशियार, बाबा आए रहे हैं। बाबा आए रहे हैं अर्थात कौन, बाबा तुलसीदास। और जब बाबा तुलसीदास पहुंचते हैं, वहाँ और भी लोग होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर बताया जाता है रत्ना के बारे में कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। अब बाबा जी रत्ना के पास जाने के लिए पहुंचते हैं, भीड़ लगी होती है, बहुत सारी महिलाएं होती हैं। वहाँ पर श्यामों की बुआ आती है, और श्यामों की बुआ गरजी जोर से बोली, कहती, चलो हटो, रास्ता दो, पहले भौजी से मिले दो, जिनके प्राण इनके दर्शन में अटके हैं। ये सब जो कथन की बात हो रही, ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन होगा। अब जाते हैं, देखते हैं, रत्ना अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती हैं और आंखें बंद की हुई हैं। बाबा अपने पास बैठा लेते हैं, यानी उठाकर, और अपने पैर पर उनका सर रखते हैं और कहते हैं, रत्ना राम राम कहो, सीताराम सीताराम। और इस तरीके से जब कहते रहते हैं, रत्ना आंखें खोलती हैं और आखिरी बार राम राम कहती हैं और दम टूट जाता है। इस तरीके से रत्ना की मृत्यु होती है। यहाँ पर रत्ना मैया की मौत से कुछ पलों पहले बाबा का अचानक गांव वालों के लिए आना चमत्कारिक अनुभव तो बना ही था, साथ ही बड़े गर्व की विषय की बात यह भी था कि गोसाई महात्मा इस समय चांद सूरज की तरह लोक उजागर थे। उनके गांव में पैदा हुए थे। जब हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई के पुराने दिनों की भगदड़ में इधर उधर छितरा के भागने वाले मुगल लड़वैया डाकू बनकर लूटपाट और आतंक मचाने लगे, तब यह विक्रमपुर गांव, यानी राजापुर का पहले नाम क्या था, राजापुर गांव का पहले नाम क्या था, तो विक्रमपुर था। तो बताया जा रहा है कि आतंक मचाने वाले तब यह विक्रमपुर गांव पूरी तरह से लुटपिट और खंडहर बनकर सभ्यता के मानचित्र से मिट गया था। बस 2-4 गरीब गुरबे, छोटे काम वाले हिंदू और 15-20 मुसलमानों के घर ही बचे थे। उस समय बाबा ने यहाँ आकर तपस्या की और संकट मोचन हनुमान को स्थापित किया, और उन्हीं के आशीर्वाद से राजापुर नाम पाकर यह गांव फिर से बसा था। यानी राजापुर का पहले गांव का नाम क्या था, तो विक्रमपुर था। रत्ना की अर्थी सजाई जाती है, विमान सजाया जाता है और शमशान की तरफ ले जाया जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं, हर लोगों का अलग अलग कथन है। बाबा जी बैठे हुए होते हैं, वहीं रामू बैठा हुआ होता है, रामू द्विवेदी जो बाबा का शिष्य है। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से ये पंक्तियाँ गाना प्रारंभ किया कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रबह दीन पर राम सरिस को नाही। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, आपको ध्यान रखना है। अब सारे लोग शमशान से लौट आते हैं। लौटने के बाद बाबा की इच्छा थी कि जो संकट मोचन हनुमान जी का जो चबूतरा है, जो इन्होंने स्थापित किया था, वहीं पर सोएं। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग, सभी लोग कहते हैं नहीं, आपको अपने घर में रहना है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं बाबा जी हमारे यहाँ रहेंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं। वहीं पर राजा अहिर होता है, राजा अहिर है, और झुल्ला उठता है और कहता है, भैया अंते कहाँ सोएं, अरे यहाँ उनका घर है, गांव है, जन्म भूमि है। इस पर बाबा मुस्कुराते हैं, बाबा तुलसीदास मुस्कुराते हैं और कहते हैं, घर घरैतिन के साथ गया, गांव तुम्हारे नाम से बसता है, और रही जन्मभूमि वो तो सूकर खेत में है भाई। यहाँ से तो कुटिल कीट की तरह माता पिता ने मुझे जन्मते ही निकाल फेंका था।
इस पर राजा अहिर का सर नीचे हो जाता है। फिर राजा अहिर हिम्मत करके फिर बोलता है बाबा से, कहता है तो उसमें बुराई क्या भाई, गांव से निकले तो राम जी की शरण में पहुंच गए। बाबा तुलसीदास भी समझ गए कि ठीक ही कह रहा है। बाबा तुलसीदास ने कहा, नीकी कही, तुम खरे गोस्वामी हो रजिया, मेरा बहका पशु पकड़ लाए, यानी मेरे मन को आप पकड़ लिए। ठीक है, मैं उसी घर में रहूँगा जिसे तुम मेरा कहते हो। अब बाबा जी अंदर जाते हैं, उस कोठरी में जाते हैं, उस दलान में जाते हैं जहाँ पर रत्ना ने अपने प्राण त्यागे थे। जब अंदर जाते हैं तो वहाँ श्यामों की बुआ बत्ती ठीक कर रही थी। बाबा पहचान नहीं पाते हैं, पीछे से देखते हैं और बोलते हैं कि कौन है माई। तो श्यामों की बुआ कहती है, अरे हमको चिन्हो नहीं भैया, हम हैं शिवदत्त की बहन गंगा। यानी श्यामों की बुआ का क्या नाम है, तो गंगा नाम है। मैंने अभी पहले आपको बताया था। बाबा घर में सोते हैं, वहाँ जहाँ पत्नी ने प्राण त्याग दिया था, ध्यान मग्न हो जाते हैं। रत्ना की याद आती है। बाहर मौसम खराब होता है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है और ऊपरी मंजिल पर बताया जा रहा है कि बिजली गिरती है, लेकिन वहाँ बिजली नहीं बल्कि गांव में किसी जगह बिजली गिरती है। इस पर श्यामों की बुआ कहती है, घर गिर रहा है भैया, भागो भागो। कहकर श्यामों की बुआ छाती पीटती हुई राम राम बड़बड़ाने लगती है। बाबा बाहर आ जाते हैं। बाबा से मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है। 3-4 दिनों तक बाबा लोगों की भीड़ से घिरे होते हैं। वहीं पर सत्संग चल रहा होता है। फिर राजा भगत के कहने पर बकरीदी मियाँ वहाँ पर हुमायूं की कहानी सुनाते हैं, आक्रमण के बारे में बताते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। फिर बाबा राजापुर से चित्रकूट की ओर कूच करते हैं। चित्रकूट को देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और पंक्तियाँ कहते हैं कि चित्रकूट अचल अहेरी, बैठो छात मानो, पातक के ख्यात घोर सावज सहारी हैं। ये सब देखने के बाद रामू ने बाबा से पूछा कि क्या अयोध्या में भी आपको ऐसा ही अनुभव होता है प्रभु? तो इस पर बाबा ने कहा भी कि हमारे हृदय में प्रभु राम है, इसलिए अयोध्या भी हमारे अंदर ही है और ये सारी बातें होती हैं। फिर वहाँ चित्रकूट में राम घाट पर ये लोग पहुँचते हैं, जहाँ पर रामजियावन से भेंट होती है। बाबा रामजियावन के घर पर ठहरते हैं और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। अगले अंक में तुलसीदास के बचपन की कहानी प्रारंभ हो जाती है। इस उपन्यास में वहाँ पार्वती के बारे में बताया जाता है, रामबोला के बारे में बताया जाता है, नरहरि दास से इनकी मुलाकात होती है, नरहरि दास के बारे में बताया जाता है। माँ पार्वती के साथ भीख मांगता है रामबोला। माँ पार्वती के मर जाने पर रामबोला की झोपड़ी वहाँ के जो भिखारी हैं वो जला देते हैं। रामबोला की मुलाकात नरहरि दास से होती है। रामबोला उनके शरण में चला जाता है। फिर बेनी माधव बाबा की जीवनी यानी जीवन चरित्र लिखते हैं। आगे अंक में फिर आगे बढ़ते हैं और मोहिनी से इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात ऐसे होती है कि सत्संग चल रहा होता है, वहीं पर कई महिलाएं आती हैं और महिला के साथ में एक बच्ची होती है जिसका नाम मोहिनी है। और कई वृद्ध महिलाओं के कहने पर मोहिनी एक भजन प्रारंभ करती है, भजन सुनाती है। सुन रही मैंने, मीराबाई का भजन है कि सुन रही मैंने हरि आवन की आवाज़। और इस मोहिनी की आवाज़ को सुनकर तुलसीदास या रामबोला का जो मन है, उस गायिका का स्वर पवन झकोर बनकर तुलसी के हृदय के पर्दे को हिलाने लगता है। मोहिनी अपना स्वर तो, और इस पर फिर एक दूसरे से मिलते हैं। मोहिनी कहती है तुलसीदास के बारे में कि आपका स्वर तो अगम सरोवर का कमल है। ये तब कहा है जब मोहिनी मीराबाई की भजन गाती है और वो बंद करती है, तो उन्हीं पंक्तियों को तुलसीदास जब गुनगुनाते हैं तो इनका भी स्वर बहुत अच्छा है। इस पर मोहिनी ने कहा कि आपका स्वर तो अगम सरोवर का कमल है पंडित जी, कल से मेरे कानों में भी अब तक गूंज रहा है। तुलसीदास झेप जाते हैं, शर्मा जाते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि आप जैसी शास्त्र निपुण कुशल गायिका के आगे भला मेरी हस्ती ही क्या है। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। तुलसी रामबोला ने अपने मोहिनी के प्रेम के बारे में सब कुछ अपने मित्र गंगाराम को बताया है। जब जाते हैं और वहाँ मिलने नहीं पाते हैं, उसके हवेली पर जाते हैं, मिलने नहीं पाते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं
वहाँ पर कोतवाल बैठा होता है, वो अंदर नहीं जाने देता है, और किसी तरीके से अगर संदेशा अंदर तक भिजवा देते हैं मोहिनी तक, फिर वहाँ भी अंदर पहुँचते हैं और मोहिनी से मिल नहीं पाते, वापस आ जाते हैं, तो कहते हैं अब तो मरना ही अच्छा है, और फिर मरने के लिए चलते हैं, घाट की तरफ चलते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तब तक गंगाराम आ जाता है, इनका मित्र है, और गंगाराम को सारी चीज़ें मोहिनी के बारे में, अपने प्रेम के बारे में बताते हैं। गंगाराम ज्योतिष का ज्ञाता है, और ये गंगाराम ज्योतिष से विचार करके कहता है कि मित्र, तुम्हारे जीवन में एक विराट परिवर्तन आने वाला है, तुम निश्चय ही अपनी इष्ट वस्तु को पाओगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा है? तो गंगाराम ने कहा है। किसके लिए कहा है? तो बाबा तुलसीदास के लिए कहा है, रामबोला के लिए कहा है। इस पर रामबोला ने कहा कि इष्ट वस्तु, क्या सचमुच ही मुझे मोहिनी मिल जाएगी? गंगाराम ने कहा, अरे पगले, झूठा मुंह क्यों करता है? वो हाकिम की प्राण वल्लभा है, सुख से सोने की सेज पर सोती है, हीरे जवाहरातों से गढ़ी है, वो तेरे जैसे दीनहीन भिक्षुक के पास भला क्यों आने लगी? फिर रामबोला कहते हैं, नहीं नहीं, वो मेरी प्राण वल्लभा है। तो इस तरीके से दोनों में बात होता है। फिर कुछ दिनों बाद ये जाते हैं और वहीं घाट पे नहा रहे होते हैं। तब तक एक औरत आती है, परिचारिका होती है, वो आकर बताती है कि आपसे मिलना चाहती हैं मोहिनी। फिर मोहिनी के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी मुलाकात होती है। बहुत सारी वार्तालाप इसमें है, और बाद में आगे अंक में आप देखेंगे कि इनका विवाह रत्ना से होता है, और रत्ना की फिर कहानी चलती। तो इसके कुछ प्रमुख कथन भी हैं, रत्ना के प्रमुख कथन, और साथ ही साथ मोहिनी के कथन, मोहिनी और तुलसी का कथोपकथन, तथा रत्ना और तुलसी का कथोपकथन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये दोनों हम PDF के रूप में आप लोगों को भेज रहे हैं। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और उन्हीं से संबंधित और इस रचना से संबंधित तथा अमृतलाल नागर से संबंधित आज रात में 9:30 बजे लाइव क्लास होगी। आप सभी लोग लाइव क्लास में ज़रूर रहिएगा। जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो ज़रूर बताएं कि पूरा वीडियो उनको कैसा लगा। बाकी रात में 9:30 बजे लाइव क्लास के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर ज़रूर बताइए, कामयाब होइए।